कहानी की शुरुआत होती है थाईलैंड के मार्शल आर्ट टेंपल से, जहां हम टोंग पो नाम के फाइटर को देखते हैं। टोंग पो इतना स्ट्रांग था कि महज कुछ ही वार में वो पत्थर की मूर्ति के टुकड़े कर देता था। जो कोई भी उसे फाइट के लिए चैलेंज करता, उसे टोंग बड़ी बेरहमी से रिंग में मार डालता। लोग उसकी ताकत देखकर तालियां बजाते थे और सबने मान लिया था कि पूरे थाईलैंड में टोंग पो से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है और उसे कोई नहीं हरा सकता। पुलिस ने कई बार टोंग पो को उसके ब्रूटल फाइट्स और मर्डर्स के लिए अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो कानून के शिकंजे से बचकर निकल जाता था। इसके बाद हमें थाईलैंड की पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन मार्शल आर्ट मंदिर दिखाया जाता है, जहां सिर्फ सबसे ताकतवर फाइटर्स को ही मार्शल आर्ट सीखने का मौका मिलता था। हम यहाँ कर्ट नाम के आदमी को देखते हैं, जो थाईलैंड मार्शल आर्ट सीखने आया था। वो यहाँ महान फाइटर टोंग पो को ढूंढ रहा है और वो सिर्फ उनसे ही मार्शल आर्ट सीखना चाहता था। कर्ट के लिए टोंग पो तक पहुँचना भी एक बड़ी चुनौती थी। उससे मिलने से पहले कर्ट को उसके स्टूडेंट कावी से भिड़ना पड़ा। कावी नशे में था, लेकिन उसकी ताकत और फुर्ती किसी भी आम योद्धा से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही पलों में उसने कर्ट पर इतने तेज वार किए कि कर्ट को समझ आ गया कि वो सही जगह पर आया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसका अगला अपोनेंट स्टॉर्म था, जो अपनी तेजी और घातक किक्स के लिए मशहूर था। किसी तरह कर्ट ने खुद को संभाला और साबित किया कि वो कमजोर नहीं है। उसकी हिम्मत देखकर उसे मंदिर में प्रवेश मिल गया, लेकिन टोंग पो से ट्रेनिंग पाने के लिए उसे अभी भी लंबा सफर तय करना था। 3 दिनों की कड़ी मेहनत और मुश्किल प्रैक्टिस के बाद आखिरकार टोंग पो सामने आया। वो एक भारी भरकम और ताकतवर योद्धा था, जिसकी मौजूदगी ही किसी को भी डराने के लिए काफी थी। अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने महज 2 ही वार में पत्थर की मूर्ति को तोड़ दिया। ये देखकर कर्ट को एहसास हो गया कि उसकी शक्ति आम इंसान से कहीं ज्यादा है। अब असली मुकाबले शुरू हुए। सभी स्टूडेंट अपनी ताकत और हुनर दिखाने लगे। हर कोई अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहा था, क्योंकि टोंग का स्टूडेंट बनने का मौका सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलने वाला था। लेकिन कर्ट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रात के अंधेरे में जब बाकी फाइटर्स अपने कमरे में सो रहे थे, कर्ट धीरे धीरे मंदिर में आगे बढ़ा। उसके हाथ में हथियार था और आंखों में बदले की आग चल रही थी। पता चलता है कि वो यहाँ सीखने नहीं, बल्कि टोंग पो से अपना पुराना हिसाब चुकता करने आया था। कुछ ही पलों में वो टोंग पो के कमरे तक पहुँच गया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। टोंग पो पहले से ही जाग रहा था। उसने बिना देखे ही कर्ट की मौजूदगी को भांप लिया। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम मेरे के भाई हो, वही फाइटर जिसे मैंने पिछले टूर्नामेंट में हराया था। ये सुनकर कर्ट का गुस्सा हद पार कर जाता है। उसने बिना सोचे समझे टोंग पो पर हमला कर दिया, लेकिन एक झटके में टोंग पो ने कर्ट को जमीन पर गिरा दिया। उसकी पहली ही मार इतनी जबरदस्त थी कि कर्ट का शरीर हिल गया और दूसरी मार ने तो उसे पूरी तरह बेहोश कर दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिर क्यों कर्ट ने टोंग पो को मारने की कोशिश की। कर्ट और उसका बड़ा भाई एरिक अमेरिका में कराटे और मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया करते थे। कर्ट, जो अभी भी ट्रेनिंग पर था, हमेशा अपने भाई को देखकर इंस्पायर होता और उसके जैसा बनना चाहता था। जल्द ही एरिक ने वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप जीत ली, लेकिन जीत के बाद भी वो खुश नहीं था। उसे हमेशा नए चैलेंज और नए अपोनेंट की तलाश रहती थी। एक दिन मैच खत्म होने के बाद मार्शा नाम की एक औरत एरिक से मिलने आती है। वो एरिक को उसकी जीत की बधाई देती है और कहती है कि तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर हो। मार्शा ने कहा कि अगर वो अपनी ताकत का सही जगह इस्तेमाल करे तो वो ढेर सारे पैसे कमा सकता है। वो चाहती थी कि एरिक थाईलैंड में मुआई थाई फाइटिंग में हिस्सा ले। मार्शा एरिक को $1 लाख एडवांस देती है और बताती है कि ये कोई आम मुकाबला नहीं होगा। यहाँ ना कोई नियम होंगे, ना कोई रेफरी। जो बचा वही विनर माना जाएगा। कर्ट को ये ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अपने भाई को उसे पैसे वापस लौटाने को कहता है। कर्ट जानता था कि अगर कोई रूल्स नहीं है तो इसमें एरिक की जान भी जा सकती है, लेकिन एरिक को ये सुनहरा मौका लगता है। वो गरीबी में बड़ा हुआ था और अब पैसा और शोहरत कमाना चाहता था। दोनों भाइयों के बीच बड़ी बहस होती है, लेकिन एरिक किसी की नहीं सुनता और अकेले थाईलैंड के लिए रवाना हो जाता है। कुछ हफ्ते बाद कर्ट को एक इनविटेशन मिलता है। एरिक बताता है कि उसका जल्द ही थाईलैंड के सबसे बड़े फाइटर से मुकाबला होने वाला है और वो चाहता है कि वो उसे देखने आए। जिसके बाद कर्ट तुरंत थाईलैंड के लिए निकल पड़ता है। जब कर्ट मुकाबले की जगह पहुंचता है तो देखता है कि ये कोई शानदार स्टेडियम नहीं, बल्कि गंदी और खतरनाक गलियों में बना एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब है। यहाँ कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं है, कोई नियम नहीं, बस खून, घूंसे और लड़ाई, जब तक कोई गिर न जाए। मुकाबला शुरू होता है। एरिक अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन जल्द ही कर्ट को समझ आ जाता है कि उसका भाई टोंग के सामने नहीं टिक पाएगा। 2 राउंड्स के बाद भी टोंग के शरीर से पसीने की एक बूंद नहीं गिरती, जबकि एरिक बुरी तरह से थक चुका था और उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। अचानक पुलिस के सायरन बजते हैं। पुलिस इस इलीगल मैच को बंद कराने आई थी। हर कोई भागने लगता है, लेकिन भागने से पहले टोंग अपना काम पूरा करता है। वो एरिक को गले से पकड़ता है और इतनी जोर से दबाता है कि एक ही झटके में उसकी मौत हो जाती है। जब कर्ट अपने भाई को उठाने के लिए रिंग में पहुंचता है तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। उसका भाई मर चुका था, पर वहाँ मौजूद भीड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एरिक की मौत पर दुखी होने के बजाय टोंग पो को दुनिया का सबसे महान फाइटर मान रहे थे। उसी रात पुलिस स्टेशन में ऑफिसर लुई एरिक के मर्डर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो टोंग को गिरफ्तार करने के लिए अपने बॉस को वारंट इशू करने के लिए कहती है, लेकिन उसका बॉस जोशुआ उसे रोक देता है और कहता है कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ तुमने देखा है। अगर कोई गवाह नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब साफ था, एरिक की मौत पर कोई केस नहीं चलेगा, उसे कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। तभी मार्शा पुलिस स्टेशन में आती है। उसके चेहरे पर ना तो दुख था और ना ही अफसोस। वो कर्ट को ताना मारते हुए कहती है कि अगर तुम्हारा भाई सच में अच्छा फाइटर होता तो वो रिंग में इस तरह मारा नहीं जाता। ये सुनकर कर्ट का गुस्सा फूट पड़ता है और वो मार्शा का गला पकड़ लेता है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है।
अब कर्ट को सच्चाई समझ आ चुकी थी कि यहाँ सब कुछ मार्शा के इशारे पर हो रहा था। इसके बाद कर्ट को उसके भाई के पुराने ट्रेनर के पास ले जाया गया। माइकल थाईलैंड में सालों से फाइटर्स को ट्रेन कर रहे थे और कर्ट का भाई एरिक भी उन्हीं का स्टूडेंट था। कर्ट को उसके भाई के पैसे देने के लिए बुलाया गया था जो उसने इतने महीनों से थाईलैंड में रहकर कमाए थे। कर्ट को अपने भाई की मौत पर इतना दुखी देखकर माइकल ने उसे बताया कि अपनी इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है। कर्ट को यहाँ पता चलता है कि एरिक ने अपनी ट्रेनिंग कभी पूरी ही नहीं की थी, इसी वजह से वो टोंग से हार गया। इससे पहले कि कर्ट कुछ समझ पाता, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स उसे एयरपोर्ट ले जाने लगते हैं। वो चाहते हैं कि वो अमेरिका लौट जाए और अपने भाई की मौत को भूल जाए, लेकिन कर्ट का इरादा कुछ और था। वो हर हाल में अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। कर्ट चालाकी से पुलिस वालों को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। उसने महीनों की प्लानिंग के बाद टोंग पर हमला किया था, लेकिन टोंग ने उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। टोंग चाहता था उसे मार सकता था, लेकिन उसने अपने हाथ गंदे न करने का फैसला किया और पुलिस को उसे ठिकाने लगाने को कहा। जैसे ही वो उसे गिरफ्तार करने लगते हैं, ऑफिसर लुई वहाँ आ जाती है और उसे उनसे बचाकर ले जाती है। लुई जो पहले से इस केस में दिलचस्पी दिखा रही थी, कर्ट को कहीं और ले जाने लगती है जहाँ उसे कोई नुकसान न पहुँचा सके। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक उसका रास्ता रोक लिया जाता है। लुई को शक हुआ और तभी चारों तरफ से हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। इन लोगों को टोंग ने कर्ट को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन कर्ट भी कोई आम इंसान नहीं था। उसने अपनी चालाकी और तेजी से खुद को बचाया और उन लोगों से बच निकलने में कामयाब रहा। अब लुई जो कर्ट पर भरोसा करने लगी थी, उसे माइकल के पास ले जाती है। माइकल उसे छिपाने का फैसला करता है ताकि वो सुरक्षित रहे और इस देश से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाल सके। लेकिन कर्ट के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी और वो था अपने भाई की मौत का बदला। उसने माइकल से रिक्वेस्ट की कि वो उसे ट्रेनिंग दे ताकि वो टोंग पो को हरा सके। माइकल पहले कर्ट की ताकत और उसकी काबिलियत को जांचता है, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है कि अगर कर्ट इसी हालत में लड़ा तो वो भी अपने भाई की तरह मारा जाएगा। लेकिन कर्ट भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर चोट को बर्दाश्त करता रहा। माइकल को आखिरकार कर्ट को ट्रेनिंग देने के लिए हाँ करनी पड़ी। अब बस एक ही उम्मीद थी कि माइकल उसे महान मुआय थाई किक सिखा सके जिससे वो टोंग को हरा पाए। अगली सुबह से ही कर्ट की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जल्द ही उसे पता चल जाता है कि एक महान मुआय थाई फाइटर बनना आसान नहीं है। माइकल उसे एक पल के लिए भी आराम नहीं करने देता। उसकी दिन रात कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग चलती रहती है। कई हफ्ते बीत जाते हैं और धीरे धीरे कर्ट मजबूत और फुर्तीला होने लगता है। एक दिन पहली बार वो माइकल पर कुछ वार करने में सफल होता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो जल्द ही टोंग पो से फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा। माइकल कर्ट को एक फाइट क्लब में ले जाता है। यहाँ आने से पहले माइकल ने कर्ट से कहा था कि उसे सिर्फ दूसरों की फाइट देखनी है, लेकिन ये एक झूठ था। जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं, कर्ट का नाम फाइट करने के लिए पुकारा जाता है। कर्ट चौंक जाता है और माइकल से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिसका माइकल हंसकर जवाब देता है कि स्ट्रीट फाइट कहीं भी कभी भी हो सकती है। तुम्हें असली स्ट्रीट फाइटिंग सीखनी होगी और हमेशा तैयार रहना होगा। वो कर्ट से ये भी कहता है कि आज तुम जो यहाँ पैसे जीतोगे उससे तुम्हें मेरी ट्रेनिंग की फीस भरनी होगी। अब कर्ट के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे रिंग में उतरना ही पड़ा। कर्ट का मुकाबला एक बड़े ताकतवर और एक्सपीरियंस फाइटर से होता है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सामने वाला बिना हिले डुले उसके हर वार को झेल जाता है। कर्ट का हर पंच और हर किक उस पर बेअसर थी। ये देखकर माइकल को एहसास हुआ कि कर्ट अभी भी तैयार नहीं है। माइकल को मजबूर होकर लड़ाई रोकनी पड़ी। कर्ट को बुरी हार झेलनी पड़ी, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल होने से बच गया। हालांकि इस लड़ाई में माइकल ने अपने सारे पैसे खो दिए, लेकिन कर्ट को एक बड़ा सबक मिल चुका था कि वो अभी टोंग पो से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगली सुबह टोंग का स्टूडेंट कैबी अचानक माइकल के घर पहुंचता है। दरअसल टोंग कैबी से परेशान हो चुका था और उसने उसे टेंपल से निकाल दिया। अब कैबी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो कर्ट से उम्मीद करता है कि वो माइकल को उसे शेल्टर देने के लिए राजी कर लेगा। कर्ट को इस समय मदद की जरूरत थी और एक अच्छा सपोर्टिंग पार्टनर उसके लिए फायदेमंद हो सकता था। माइकल ये समझता है और कैबी को अपने साथ रखने का फैसला करता है। दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और उनका एक ही मकसद था कि टोंग पो के सबसे ताकतवर होने के घमंड को तोड़ना। माइकल कर्ट को मुआय थाई की स्पेशल टेक्निक सिखाता है। उसकी सबसे कठिन ट्रेनिंग में दिन रात नारियल तोड़ना शामिल था। शुरुआत में कर्ट के हाथों में दर्द और छाले हो जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है जब तक वो बिना किसी परेशानी के नारियल तोड़ने के कैपेबल नहीं हो जाता। अब कर्ट को लगता है कि वो तैयार है टोंग पो से बदला लेने के लिए। अपने टीचर के मना करने के बावजूद कर्ट आधी रात में टोंग पो के टेंपल में पहुंच जाता है। वो सीधे टोंग को चुनौती देने के लिए आया था। वो वहाँ स्टॉर्म का सामना करता है, जो पहले कर्ट के लिए खतरा हुआ करता था, लेकिन अब कर्ट बहुत ताकतवर हो चुका था। उसे स्टॉर्म को हराने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसके बाद टोंग के सबसे खतरनाक स्टूडेंट्स को भी कर्ट हरा देता है। अब टोंग के पास कोई चारा नहीं था। वो कर्ट के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक शर्त पर कि फाइट अंडरग्राउंड स्टेडियम में होगी, जहाँ कर्ट की हार या मौत से टोंग मोटा पैसा कमा सके। इसी बीच लुई, जिसने टेंपल में एक सीक्रेट माइक छुपा रखा था, इस पूरे प्लान के बारे में जान जाती है। उसे पता चलता है कि मार्शा इस फाइट को ऑर्गेनाइज करा रही है। उसे रंगे हाथों पकड़ने का ये बहुत अच्छा मौका था। लुई अब मार्शा को गिरफ्तार करने का प्लान बनाती है, लेकिन उसके लिए मार्शा ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। उसका बॉस, जो असल में मार्शा के लिए काम करता था, उसने लुई को गलत लोकेशन दी थी। जब लुई वहाँ पहुँचती है तो हथियारबंद लोग उस पर हमला कर देते हैं। किसी तरह लुई और उसके साथी बचकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कई धोखेबाज हैं। अब वे किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी और कर्ट की जान भी खतरे में थी। लुई ये तय करती है कि कर्ट को इस फाइट में जाने से रोकना ही एकमात्र रास्ता है, इसलिए वो कर्ट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर देती है। जब कर्ट पुलिस स्टेशन में बंद था तो जोशुआ ने लुई को बताया कि टोंग ने उसके खिलाफ सारे आरोप हटा दिए हैं।
अब उसके पास कर्ट को बंद रखने का कोई सॉलिड रीजन नहीं था, लेकिन लुई जानती थी कि कर्ट को छोड़ना एक बड़ी गलती होगी। वो कहती है कि अब वो करप्शन के केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कानून उसे किसी भी अक्यूज को 24 घंटे तक हिरासत में रोकने की इजाजत देता है। जोशुआ और लुई में बहस शुरू हो जाती है, लेकिन कर्ट और माइकल ये मौका हाथ से नहीं जाने देते। वो गार्ड को चकमा देकर खुद को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। उधर मार्शा ने भी अपनी चाल चल दी थी। उसने अपने आदमियों को भेजकर कर्ट को ढूंढकर लाने को कहा, लेकिन उनके ढूंढने से पहले ही कर्ट टाइम पर फाइट के लिए पहुंच गया। उसने तय कर लिया था कि वो अपने भाई के कातिल का बदला लेगा। जब कर्ट उसके सामने आता है तो टॉम उसे धमकी देता है कि वो भी अपने भाई की तरह मारा जाएगा, लेकिन उससे पहले वो उसे बुजदिली का एहसास कराएगा, क्योंकि उसने उसे मारने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया था। फाइट शुरू होती है। पहले राउंड में केवल हाथापाई होती है, लेकिन जैसे मैच आगे बढ़ता है हथियारों का इस्तेमाल होने लगता है। कर्ट शुरुआत में पूरी तरह कॉन्फिडेंट था, लेकिन जैसे ही उसने टोंग पर हमला किया उसे महसूस होता है कि उसके हर वार टोंग के लिए बस हल्की थपकी साबित हो रहे थे। टोंग उसके हमलों को अपनी खुली हथेलियों से ब्लॉक कर देता है और कर्ट का खून बहने लगता है। वो चाहता तो उसे चुटकियों में मार सकता था, लेकिन वो जानता था कि इस फाइट में कर्ट को और तंग करने से वो ज्यादा पैसा कमा सकता है। दूसरे राउंड में दोनों के हाथों में कांच के टुकड़े लगाए गए, जो इस लड़ाई को और खतरनाक बना देते हैं। सबसे पहले कर्ट को कांच से ढके हाथों से मार पड़ती है और उसका चेहरा खून से सन जाता है, लेकिन कर्ट हार नहीं मानता और किसी तरह टोंग के बगल में वार करता है। उसका ये वार गुस्से से भरे टोंग को और भी आक्रामक बना देता है और वो कर्ट को बुरी तरह पीटता है। वो उसे मार ही डालता, लेकिन मार्शा उसे इशारा करके थोड़ी देर और इंतजार करने को कहती है, क्योंकि उसका इतनी जल्दी मरना उनके लिए घाटे का सौदा होता। कुछ देर के लिए टोंग उस पर हमला रोक देता है। तीसरे राउंड में दोनों के पास तलवारें होती हैं और अब लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। टोंग कर्ट को उसी तरह दबा देता है जैसे उसने उसके भाई को दबाया था। तभी मार्शा टोंग को इशारा करती है कि सबने अपनी बेट लगा दी है, अब समय आ गया था कि कर्ट को उसके भाई के पास भेज दिया जाए। इसी बीच पुलिस दरवाजे से अंदर आती है और लुई मार्शा को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी मार्शा के चेहरे पर बेखौफी और घमंड बरकरार रहा, क्योंकि वो जानती थी कि वो जल्द ही रिहा हो जाएगी। लुई तुरंत फाइट को रोकने के लिए कहती है, लेकिन कर्ट रिक्वेस्ट करता है कि फाइट को मत रोको, ये मेरा आखिरी मौका है अपने भाई की मौत का बदला लेने का। जिसके बाद लुई चुपचाप पीछे हट जाती है। तीसरा और आखिरी राउंड शुरू होता है। इस बार मुकाबला और भी खतरनाक था। उन्हें फाइट के लिए डबल स्वॉर्ड्स दी जाती हैं, यानी इस लड़ाई में सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। चारों ओर तलवारों की टकराहट गूंजने लगती है। कर्ट पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन टोंग के वार बेहद तेज और घातक थे। कुछ ही देर में टोंग कर्ट को वैसे ही पकड़ लेता है जैसे उसने उसके भाई को दबोचा था। कर्ट अब मौत के करीब था, लेकिन तभी उसे अपने भाई की हार और माइकल की सिखाई फाइटिंग टेक्निक्स याद आती हैं। कर्ट एक स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है और खुद को टोंग की पकड़ से छुड़ा लेता है। इसके बाद बिना रुके वो मास्टर किक से टोंग पर हमला करता है। टोंग बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी कर्ट रुकता नहीं। वो लगातार वार करता जाता है और टोंग लड़खड़ाने लगता है। टोंग दीवार में फंसी तलवार निकालकर कर्ट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कर्ट के हाथों पर कांच बंधे थे और वो पूरी ताकत से टोंग की गर्दन पर मुक्के मारता है। वो उस पर तब तक अटैक करता रहता है जब तक उसकी गर्दन की नसें फट नहीं जाती। जल्द ही टोंग का इतना खून बह जाता है कि वो बेसुध होकर गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। कर्ट के बदले की आग अब शांत हो चुकी थी। ये लड़ाई यहीं खत्म होती है। कर्ट और लुई एक साथ अमेरिका जाने का फैसला करते हैं, जहाँ वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उधर माइकल भी अकेला नहीं था। उसने अपनी सारी सेविंग्स टोंग पो के खिलाफ दांव पर लगाई थी और उसकी हार से उसे उसकी लाइफ का सबसे बड़ा विनिंग प्राइज मिला। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो लाएं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।